Good morning class. This session is for class 11th हिंदी. तो हम यहाँ पर हिंदी का लेक्चर देखेंगे. ठीक है. हिंदी में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मुंशी प्रेमचंद जी का नमक का दारोगा. नमक का दारोगा. इसके राइटर थे प्रेमचंद. तो हमने इसमें सबसे पहले की जो क्लासेस थी उसके अंदर वीडियो क्वालिटीज हो सकता है कि कम या ज़्यादा रही हो, पर अभी हम इसको अच्छे से करेंगे. लेखक परिचय हमने देख लिया था. अगर आपके पास में पुस्तक है तो इस तरह की आपको बुक आएगी. ये बुक आपको खरीदनी है. और अगर अभी आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो ये चैप्टर्स आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हैं. तो आप इंटरनेट से चैप्टर डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेके और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं अगर ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो. और अगर बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो आपको बुक्स जो है वो परचेज कर लेनी है. एनसीईआरटी का सिलेबस होगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आरबीएससी की बुक्स आप ना खरीदें. एनसीईआरटी की बुक्स ही फॉलो होंगी फॉर क्लास 9 एंड क्लास 11. ठीक है. सो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नमक का दारोगा. इंट्रोडक्शन हमने यहाँ चैप्टर का पढ़ लिया था. इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी, हमने सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ा था. प्रेमचंद जी के उनके बारे में बात की थी कि सन 1880 में लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था. और स्टार्टिंग में उनको अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और उस स्ट्रगल के कारण उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. एमएससी इंग्लिश करना चाहते थे लेकिन साथ में उनको अभावों के कारण नौकरी करनी पड़ी. फिर साथ ही उनको वो नौकरी छोड़नी भी पड़ी चूँकि वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए थे. इसके कारण उनको वहाँ से त्यागपत्र देना पड़ा. और साथ में फिर उन्होंने और भी जो दूसरे जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी पत्नी के साथ में उन्होंने प्रयास किए, लेकिन अपना लेखन कार्य उन्होंने सुचारू रूप से चालू किया. इसके अंदर हमने उनकी कई रचनाओं के बारे में पढ़ा था जहाँ पर कि उन्होंने कई उपन्यास, कई निबंध संग्रह और कई कहानी संग्रह भी लिखे. ये जो पार्ट है नमक का दारोगा, यह भी उन्हीं के जो कहानी संकलन है उसमें से लिया हुआ एक पार्ट है नमक का दारोगा. तो ये जो चैप्टर है नमक का दारोगा, ये बहुत ही अच्छी कहानी है और उस वक्त के तात्कालिक भ्रष्ट समाज को व्यक्त करती है कि उस वक्त का जो समाज था, जो अफसरशाही थी, वो कितनी भ्रष्ट थी. और उस भ्रष्ट वातावरण के साथ ही जो समाज था उस पर भी उस भ्रष्टाचार का क्या प्रभाव था, ये हमें इस कहानी में दृष्टिगोचर होता है. ठीक है. तो कहानी का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मुंशी वंशीधर. ठीक है. वो युवा हुए हैं और नौकरी की तलाश में हैं. काफ़ी कर्मनिष्ठ हैं, निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, सादगीपूर्ण हैं, इंटेलिजेंट हैं. जब एक लेवल आता है कि जब उन्हें नौकरी की आवश्यकता होती है तो वो नौकरी ढूंढने के लिए शहर से आ रहे होते हैं. तो उससे पहले उस वक्त की सामाजिक स्थिति को बयां करता हुआ उनके पिताजी का एक अभिभाषण आता है जो कि वो अपने पुत्र वंशीधर को देते हैं. और वो कहते हैं कि हे पुत्र, ऐसी नौकरी ढूंढना जिस नौकरी में ऊपर की कमाई हो. अब ये पंक्ति क्या साबित करती है? ये पंक्ति यहाँ पर यह तय करती है, ये बात हमें दृष्टिगोचर करती है कि उस वक्त का जो समाज था, जो अफसरशाही समाज था, वहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त था और उस भ्रष्टाचार के व्याप्त होने का प्रभाव समाज पर भी था. यानी दो स्थितियाँ होती हैं. एक भ्रष्टाचार का होना कि किसी भी डिपार्टमेंट में, कि किसी भी ओहदे पर उस भ्रष्टाचार का इतना पॉपुलराइजेशन हो जाना कि हर व्यक्ति उस भ्रष्टाचार के बारे में जानता है. दैट इज. तो ये सामाजिक स्थिति वहाँ पर थी कि भ्रष्टाचार के बारे में लोग बहुत अच्छे से जानते भी थे. तो इस कारण से जब
वंचित दर से अपने घर से नौकरी ढूंढने के लिए जब जाने लगे तो उस स्थिति में उनके पिता के द्वारा उन्हें नसीहत दी गई कि ऐसी नौकरी ढूंढना जहां से ऊपर की कमाई हो, क्योंकि वो कहते हैं कि यह जो तनख्वाह है, जो वेतन है, यह तो पूर्णमासी का चांद है। पूर्णमासी के चांद से तात्पर्य मास में एक बार दिखाई देने वाला, महीने में एक बार दिखाई देने वाला। तो जब पूर्णमासी का चांद होगा तो महीने में एक बार सैलरी आएगी, उससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ऊपर की कमाई बहता हुआ स्रोत है। बहता हुआ स्रोत से तात्पर्य है कि हमेशा आता रहता है और इससे जीवन में सफलताएं और उन्नति अर्जित करना आसान है। तो अतः उन्होंने अपने पुत्र को ये नसीहत दी, लेकिन उनके पुत्र जो थे वो कर्मनिष्ठ थे, निष्ठावान थे और खुददार थे, तो इसलिए उन्होंने उनकी बातों को स्वीकार किया। पर कितना अमल किया ये हम कहानी में पढ़ेंगे। यह कहानी हमें धर्म की धन पर जीत का पाठ सिखाती है कि किस प्रकार से धर्म धन पर विजयी होता है। ठीक है, तो चलिए इसका ये कहानी का एक आउटलुक था। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं वापस से। जो चैप्टर हमने अभी कल जो पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, उसे एक बार वापस देख रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तो एक बार वापस से हम इस चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट जो कि यहाँ पर इस वीडियो को नहीं देख पा रहा है, वो इससे जो है एक YouTube चैनल है नॉलेज मंत्रा, वहाँ जाकर भी देख सकता है, बिकॉज मैं ये वीडियो वहाँ पर भी अपलोड करने वाला हूँ। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी धर्म की धन पर जीत को प्रदर्शित करती है। दो कैरेक्टर्स के बीच में, दो पात्रों के बीच में ये एक जो उपजा, धन के कारण उपजा जो एक विवाद है उसको प्रदर्शित करती है। और अंततः यहाँ जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद, वो धर्म की विजय दिखाते हैं। क्योंकि कहानी देखिए, कहानीकार जो होता है वो ये तय करता है कि कोई भी कहानी समाज पर कैसा प्रभाव डालेगी, सकारात्मक प्रभाव डालेगी या नकारात्मक प्रभाव डालेगी। अगर लेखक चाहे तो अपनी कहानी के माध्यम से समाज को एक नकारात्मक मार्ग दिखा सकता है, और अगर वही चाहे तो उस कहानी का समापन इस प्रकार से कर सकता है कि वह कहानी लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित हो जाए। अगर मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कहानी को, इसके बारे में हम अंत में बात करेंगे जब एक बार कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी की। ये बेसिकली कंक्लूजन लाइंस है, तो इसलिए हम इसको अंत में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। नमक ईश्वर प्रदत्त वस्तु है और बड़ी ही साधारण वस्तु है, परंतु सरकार ने इस पर भी जो है टैक्स लेना चालू किया और इसके हिसाब किताब के लिए अलग से एक विभाग बना दिया। मैं आपको स्मरण में एक बात दिला दूं कि ये घटना जो है, या ये जो किताब लिखी हुई है, या ये कहानी जो लिखी हुई है, या अगर हम मुंशी प्रेमचंद के कार्यकाल को देखें तो उनका जन्म हुआ 1880 में और मृत्यु हुई 1936 में। तो ये जो दोनों टाइम का जो बीच का पीरियड है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का पीरियड था। यानी भारत में उस वक्त आज़ादी के लिए संघर्ष किया जा रहा था। उस वक्त अगर आपको 10th की SST के बारे में ध्यान हो तो वहाँ पर हमने पढ़ा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जहाँ पर कि उसे बेसिकली साल्ट रिवॉल्ट भी कहते हैं। तो वहाँ पर क्या किया था, गवर्नमेंट ने आम आदमियों से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने आम आदमियों से नमक जो बनाने के राइट्स थे वो छीन लिए थे। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो कहानी है, ये हो सकता है कहानी काल्पनिक हो, क्योंकि कहानियाँ काल्पनिक ही होती हैं, वास्तविक कहानियाँ जो है वो नहीं होती हैं। ये लेखक की कल्पनाशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहानी, कोई भी लेखक जब कहानी लिखता है तो उसके हृदय में या उसके मानसिकता में एक कोई ना कोई बैकग्राउंड या कोई एक ऐसी पृष्ठभूमि होनी चाहिए जिसके आधार पर वो कहानी लिख सके।
तो शायद ये कहानी जो है प्रेमचंद जी ने उस वक्त के नमक आंदोलन से प्रेरित होकर ये कहानी लिखी हो। तो ये पहली पंक्ति है यहाँ पर यही प्रदर्शित करती है कि उस वक्त ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक पर भी एक विभाग बना दिया गया था, जो कि नमक की खरीद फरोख्त, कौन उसका व्यापार कर रहा है, इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। सो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। क्योंकि जब सबको इसके व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, लाइसेंस की इसमें आवश्यकता थी, तब लोगों ने क्या किया, चोरी छिपे इसका व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जब कोई काम लीगल तरीके से करना मुश्किल हो जाए तो हम उसे इलीगल तरीके से करना चालू कर देते हैं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। कोई पैसे देकर काम करवाता था तो कोई अपनी चालाकी से कोई दूसरा मार्ग निकाल लेता था। अधिकारियों के पो बारह थे। पो बारह होना, पो बारह मुहावरा है, पो बारह यानी सब कुछ आनंद होना। चूंकि ऊपर की कमाई आ रही थी और सारी चीजें हो रही थी, अतिरिक्त धन भी प्राप्त हो रहा था, तो उसे कहते हैं पो बारह होना, यानी सर्व आनंद होना, हर तरफ से आनंद होना। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी से तात्पर्य है इस जॉब को प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते थे नमक के विभाग में। चूंकि यहाँ कमाई अच्छी थी, नया नया विभाग बना था, लोगों को अधिकार नहीं थे व्यापार करने के, इसलिए लोग चोरी छिपे व्यापार कर रहे थे। अब जब कोई कार्य चोरी छिपे किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसे पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो फिर धन अपनी महिमा दिखाएगा, और जब धन अपनी महिमा दिखाता है भाई साहब, तो उस स्थिति में क्या होता है, फिर उन लोगों की जो कि धन लोलुप होते हैं वो बारह होती है। तो इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, यानी जो अच्छी अच्छी उपाधियों पर बैठे हुए लोग थे, उस प्रकार की प्रतिष्ठित उपाधियों को छोड़कर भी लोग इस विभाग में आना चाहते थे ताकि उनकी कमाई अच्छी हो सके। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। फारसी का प्राबल्य होना यानी फारसी भाषा ज्यादा प्रचलन में थी, और हमने इसके जो लेखक परिचय है उसमें भी हमने पढ़ा था कि प्रेमचंद जी ने हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, यानी हिंदी और उर्दू इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल किया था। तो फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर जो लेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। मीन्स इन सभी पंक्तियों का क्या तात्पर्य है कि जो मुंशी वंशीधर थे ये भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्होंने भी कई प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन किया था। यानी उस वक्त केवल थोड़ा बहुत पढ़ लेने से ही नौकरी मिल जाया करती थी। नौकरी की इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं थी, तो थोड़ा बहुत अगर कोई पढ़ लेता था तो भी आसानी से उसे वहाँ पर इस प्रकार का जो काम है या नौकरी जो है वो मिल जाया करते थे। तो यहाँ पर इन सभी बातों से बताया गया कि मुंशी वंशीधर भी पढ़े लिखे थे, और इन सबको पढ़कर अब उनके सामने प्रश्न था नौकरी ढूंढने का, कि कहीं कोई ऐसा काम मिले, ऐसी नौकरी मिले जहां पर कि अपना जीवन यापन शांतिपूर्वक किया जा सके। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। अब यहाँ पर अनुभवी पुरुष में व्यंग्य है। अनुभवी पुरुष में क्या व्यंग्य है कि उनको जीवन का तजुर्बा था, उस वक्त की क्या परिस्थितियां थी समाज की उसका तजुर्बा था, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, कौन? पिताजी समझाने लगे मुंशी वंशीधर जी को। क्या समझाने लगे कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। उन्होंने उनको बताया कि घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, ऋण हो रहा है, लोगों का जो कर्ज है वो हो रहा है, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, यानी जो घर में लड़कियां हैं
वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही हैं, यानी उनके विवाह की भी हमें ध्यान रखनी है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर वृक्ष यानी ऐसा वृक्ष जो कि अब नष्ट होने वाला है, यानी मैं भी वृद्ध हो चुका हूँ और मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। लड़कियां हैं मैं सॉरी ना मालूम मैं कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। उन्होंने कहा कि ओहदा डेजिग्नेशन चाहे कोई भी मिले उससे मतलब नहीं है। अच्छी डेजिग्नेशन अगर आपको मिल गई तो लोग आपके यहाँ पर आकर सर झुकाएंगे, लेकिन अगर डेजिग्नेशन अच्छी नहीं है पर काम ऐसा मिल गया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस स्थिति में लोग आपके आगे आकर अपना सर झुकाए। पीर की मजार यानी जहाँ पर हर कोई जाता है और अपना माथा टेकता है। तो अगर आपको पोस्ट सही मिल गई तो काम आपका अच्छा हो जाएगा, पोस्ट सही नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि यह जो ओहदा है ये तो पीर की मजार है। हमेशा ध्यान कहाँ रखनी, सीट चाहे कोई सी भी हो, सीट का हमें घमंड नहीं होना, हमेशा ध्यान कहाँ होना चाहिए, चढ़ावे पर। यानी भेंट क्या आ रही है, पैसा कितना कमाया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार पूर्णमासी का चंद्रमा धीरे धीरे लुप्त होते हुए 15 दिन में अमावस्या के रूप में लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार मुंशी वंशीधर के पिताजी कह रहे हैं कि वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह होता है जो एक बार दिखाई देता है और फिर धीरे 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 लुप्त हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, वेतन देने का काम है मनुष्य का, लेकिन ऊपर की आय ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तो तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, मतलब दिमाग से काम में लेना। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। सामने कौन आदमी है जो कि आपसे काम करवाने आया है, उसकी आवश्यकता देखो कि वो कितना गर्जी है, उसको आपकी कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से रेट तय करो। बात समझ आ रही है कि जैसा आदमी सामने हो, जिस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के अनुसार उससे मूल्य तय करो कि कितने में आप उसका काम कर दोगे। उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। कर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। कोई व्यक्ति जिसको आपके काम की बहुत आवश्यकता है, उससे कठोरता करो, नहीं मैं तो इतने ही लूंगा, तो वो देकर जाएगा, लाभ अधिक होगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना कठिन है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि कर्जी नहीं है, जिसको आपसे इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, उससे पैसे निकलवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उससे मूल्य खींचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अतः इन सब बातों को चेक करके कि कौन कर्जी है कौन नहीं है, उस आधार पर कार्य करना। इन बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरी जन्म भर की कमाई है, यानी यही मैंने जीवन में सीखा है, तो ये ज्ञान मैं आपको अब सौंप रहा हूं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए नौकरी ढूंढने के लिए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। आत्मावलंबन मतलब स्वयं पर विश्वास, आत्म अवलंबन किसी और की परवाह नहीं करनी, अपने ऊपर ध्यान रखना कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, वह आत्मावलंबन कहलाता है। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, कोई अच्छे ईश्वर का आशीर्वाद था। जैसे ही पहुंचे, जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपर ही आएगा तो ठिकाना ही नहीं, क्योंकि उसी नमक के दारोगा पद के लिए तो लोग अपनी वकालत छोड़ छोड़ के आने के लिए तैयार थे।
वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जब उन्होंने पत्र लिखा अपने पिताजी को कि पिताजी आपके आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई है और नौकरी भी नमक के दारोगा पद पर मिली है, तो पिताजी प्रसन्न हुए कि चलो अच्छा है, थोड़ा बढ़िया जगह सेट हो गया। क्यों? क्योंकि वेतन भी अच्छा था और साथ ही ऊपर की कमाई का तो कोई अंत ही नहीं था। तो इससे वो बड़े प्रसन्न हुए। महाजन कुछ नरम पड़े। कौन से महाजन? जो उनसे उधार मांगते थे। अब उनको लगा कि छोरा नौकरी लग गया तो अब तो पैसे वो दे ही देगा, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। तलवार की आशा लता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। क्यों? ईर्ष्या के कारण। क्योंकि जब आपकी सफलता प्राप्त होगी, जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके पड़ोसी तो आपसे जिद लेंगे ही। तो ऐसा ही कुछ वहां पर हुआ। समाज की स्थिति को भी प्रदर्शित यहाँ पर ये लाइन करती है कि उस वक्त का जो समाज था वह आपस में एक दूसरे को देखकर प्रसन्न नहीं होता था, एक दूसरे की उन्नति को देखकर प्रसन्न नहीं होता था। तो उस वक्त की जो सामाजिक स्थितियां हैं, सामाजिक मानसिकता जो है वो भी यहाँ प्रदर्शित हो रही है। अब यहाँ पर सीन चेंज हो रहा है, जो दृश्य है वो बदल रहा है। अभी तक का आपको स्टोरी पता चल गया कि मुंशी कंजीधर के पिताजी वहाँ पर उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने के बाद में उनकी नौकरी लग जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें भी थोड़ा सा एक सरलतम रूप आ जाता है। जाड़े के दिन थे, अगला दृश्य देख रहे हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। सर्दियों के दिन, सर्दी को हमारे यहाँ के स्थानीय भाषा में जाड़ा कहते हैं। तो जाड़े के दिन थे और रात का समय, रात्रि का समय था। नमक के सिपाही यानी उस नमक विभाग में काम करने वाले जो सिपाही थे वो, और चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशीधर जी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से सभी अफसरों को मोहित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। ये ऑफिस से 1 मील का मतलब होता है लगभग 1.25 किलोमीटर। 1.25 किलोमीटर साइड में ये तमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। नाव को उल्टा करके उस पर क्या बना देते हैं? पुल बना देते हैं। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। वहां पर क्या उन्होंने चौकी बनाई हुई थी कि उधर से अगर कोई नदी पार करके अगर इधर आता है तो उसके लिए एक चौकी वहां बनी हुई थी। तो वहां पर दरोगा जी मीठी नींद जो है वो सो रहे थे। अचानक आंख खुली, वहां पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी पुल पर। तो वहां पर जब उनको ये पता चला तो अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। जब शांति होगी, कोई गाड़ियों का या कोई और शोरगुल नहीं आएगा, तो नदी की धारा की बहने की आवाज आएगी। लेकिन यहाँ पर उनको उस धारा के बहने की आवाज ना आकर आवाज काय की आई? गाड़ियों की और मल्लाहों के कोलाहल की। मल्लाह क्या होते हैं? नाव चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। उठ बैठे, फटाक से उठे। इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अचानक उन्होंने देखा कि अरे ये इतनी रात को गाड़ियां उधर से इधर और इधर से उधर कैसे जा रही हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है दया। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा। तमंचा यानी पिस्टल। पिस्टल जेब में रखी और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। कहां पर थे? वहीं पर थे, पास ही में। 1.25 मील आने में कितना टाइम लगता? उस वक्त साधन के रूप में घोड़े हुआ करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो वो घोड़े पर वहां पर बैठ के और वहां पहुंच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। इधर से गाड़ियां उधर जा रही थी, लंबी सारी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? धमकाया, क्योंकि दारोगा थे। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। उसमें कानाफूसी होना, धीरे 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 फुसफुसाना, क्या करें अब क्या बोले।
तब आगे वाले ने कहा, आगे जो एक व्यक्ति था उसने कहा कि ये गाड़ियां किसकी हैं? पंडित अलोपीदीन की। उन्होंने अपने सेठ का नाम बताया कि साहब पंडित अलोपीदीन की, लेकिन दारोगा जी थे, उन्होंने कहा कौन पंडित अलोपीदीन, कौन है ये व्यक्ति, मैं नहीं जानता। उन्होंने बोला, जब वो व्यक्ति फिर बोला दातागंज के स्थान बताया कि साहब कौन पंडित अलोपीदीन, दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौके, वो उन्हें जानता था, मुंशी बंशीधर जानते थे उन्हें। मुंशी बंशीधर थोड़े से घबराए, अरे उनकी गाड़ी है। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, यानी हर व्यक्ति को उन्होंने धन दे रखा था, ऋण दे रखा था, तो हर कोई व्यक्ति उनका ऋणी था। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। चलता पुर्जा यानी जिसकी हर तरफ पैठ हो, कोई भी काम अटकता नहीं। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था, यानी हमेशा कोई ना कोई उनके वहां बना ही रहता था। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला जी कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। मुंशी जी ने पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, पहले पूछा कि किसकी है, उन्होंने बोला पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। तो वो पहचाने कि अच्छा ये तो वही प्रतिष्ठित व्यापारी है। फिर उन्होंने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएंगी, उन्होंने जवाब दिया कानपुर। अब उन्होंने प्रश्न पूछा कि गाड़ी में है क्या, और जवाब नहीं आया, क्योंकि यहीं पर तो मामला गड़बड़ था। असल में वो क्या कर रहे थे? नमक की स्मगलिंग कर रहे थे, उसका अवैध व्यापार कर रहे थे। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। अब तक तो ठीक है साहब कि अलोपीदीन जी का है, कुछ माल जा रहा होगा, पर जब ये पूछने पर कि गाड़ी में क्या है कोई उत्तर जब नहीं मिला, तो इस स्थिति में उनका जो संदेह है वह और बढ़ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर यानी उत्तर देंगे ऐसी प्रतीक्षा करके वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लगा है, यानी गाड़ियों में क्या है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर, यानी जैसे यहाँ गाड़ी है तो गाड़ी के पास में घोड़ा ले जाकर बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया, जो शक था वो दूर हो गया। क्यों? क्योंकि बोरे में क्या थे? नमक के ढेले थे, यानी असल में वो क्या कर रहे थे वहां पर? नमक का अवैध व्यापार ही कर रहे थे, और उसको मुंशी बंशीधर जी ने पकड़ लिया था रंगे हाथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा दृश्य जो है वो समाप्त होता है, जहां पर कि उन्होंने उस नमक की अवैध खरीद फरोख्त को या उस व्यापार के एक बड़े जखीरे को पकड़ लिया। ठीक है, ये चैप्टर आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कल हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी, वीडियो आपको क्लियर होगा, मैं आपको विजिबल हूँगा, मेरा साउंड आपको अच्छे से क्लियर होगा, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी है, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसे अगले वीडियो में रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।